और अब बात कोरोना के जारी नए आंकड़ों की। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में देश में मौत के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा 6148 दिखाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें ये बिहार के संशोधित आंकड़े को जोड़कर दिखाया गया है। बिहार में मौत के आंकड़ों में कल संशोधन किया गया, जिससे इसमें 3951 मौत के केसेस जुड़ गए हैं। यही कारण है कि देश भर में एक दिन में मौत का आंकड़ा 6148 तक पहुंच गया है। जहां तक नए केस का सवाल है तो देश भर में 24 घंटे में 1 लाख से कम केस आए हैं। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। चौबीस घंटे में लगभग 1,51,000 लोग ठीक हुए हैं। 1 लाख से नीचे है नई संक्रमण दर। 94,052 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से पिछले 24 घंटे में। बिहार का संशोधित आंकड़ा जुड़ने से अब कुल मौत का आंकड़ा 6148 पर पहुंच गया है। बिहार में कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। ये इजाफा मृतकों के आंकड़ों में संशोधन की वजह से हुआ। बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3951 तक बढ़ गया। इसकी वजह से मृतकों की संख्या 5424 से बढ़कर 9375 हो गई। 18 मई को सरकार ने जांच के लिए टीम बनाई थी और जांच में आंकड़ों की धांधली का खुलासा हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए। पहले बताया गया कि बिहार में 5424 लोगों की जान गई है। अब अचानक ये संख्या 9375 हो गई, यानी कि 3951 मौत ज्यादा हुई हैं। आंकड़ों के इस खेल पर अब बिहार सरकार तर्क दे रही है। सरकार का कहना है कि कई लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हुई, जबकि कई लोग बीमार होने के बाद दूसरे जिलों में चले गए। कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हुई, कुछ मौतें पोस्ट कोविड हुई, इसलिए मौत के ये आंकड़े जुड़ गए। बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार आंकड़ों को छिपा रही थी? अगर छिपा रही थी तो इसके पीछे वजह क्या थी? आंकड़ों से खिलवाड़ करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आंकड़ों की जांच का काम अभी जारी है? बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में जिस तरह सरकार ने गड़बड़ी की है, जो कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है, सरकार डबल इंजन की बिहार की एक्सपोज हो गई है। कोरोना जांच घोटाला भी पहले हुआ था, अब ये मौत के आंकड़ों का घोटाला सामने आया है। करीब 4000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था। 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए, अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज्यादा मौत के आंकड़े हैं। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई। जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं, उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। और अब रुक करेंगे मुंबई का, जहां आज भी बारिश का अलर्ट है। मुंबई की बारिश 11 लोगों की जान पर आफत बनकर आई। बीती रात वेस्ट मलाड में बड़ा हादसा हुआ। बारिश में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। 7 लोगों को बचा लिया गया है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। और फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई।
के बाद दर्दनाक हादसा। मुंबई के मलाड में गिरी 4 मंजिला इमारत। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अफरा तफरी मची है, मलबे से जिंदगी को बचाने का काम चल रहा है। ये शख्स खुशकिस्मत है कि उसे बचा लिया गया। राहत कर्मियों ने उसे जब मलबे से निकाला तो शुक्रिया करने में उसने देर नहीं लगाई और दोनों हाथ जोड़ दिए। भारी तादाद में स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए। ये तस्वीरें मुंबई के मलाड के मलवणी इलाके की है। कल रात जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तभी चीख पुकार मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक तेज आवाज के साथ 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा कल रात 10:15 बजे का है। ये हादसा 10 सवा 10 के बीच में हुआ। मैं जैसे ही घर पे गया उसी के 10 मिनट जैसे सामान वामान रखा अपने घर पे तो बाहर से 2 बच्चे लड़के यंग करीब 20 या 22 साल का लड़का बाहर से चिल्ला रहा है, अरे भाई उतरो, अरे भाई उतरो करके। इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि बिल्डिंग जब गिरी तो लगा विस्फोट हुआ है। फायर ब्रिगेड आधे से पौने घंटे में आ गई थी, लेकिन धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, आवाज इतनी तेज थी जैसे कि कोई विस्फोट हो गया। ऐसा माहौल था जैसे कोई आंधी तूफान में भी नहीं हुआ, ऐसी आवाज इसकी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 17 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनमें से 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले। मुंबई में कल सुबह से देर शाम तक जोरदार बारिश हुई। ये तस्वीरें कल की हैं, जब मुंबई के तमाम इलाके पानी हो गए, सड़कें तालाब बन गई, सबवे स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। अंधेरी हो या सांता क्रूज, दहिसर हो या हिंदमाता, तमाम इलाकों की सूरत ही बदल गई और रही सही कसर समंदर में आए हाईटाइड ने पूरी कर दी। मलाड के मलवानी में जहां इमारत गिरी उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इमारत पहले से ही कमजोर थी। स्थानीय निवासी कहते हैं कि इलाके में ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं। तो ये 3-3, 4-4 माले के घर बन गए यहाँ पे। कलेक्टर कंपाउंड बोलते हैं इसको। 3 से 4-4 माले के यहाँ पे घर बने हुए। मैं कलेक्टर से ये विनती करूंगा कि आके जो भी आसपास के और भी घर है उनके ऊपर भी चेकिंग की जाए। बीएमसी के लिए जरूरी है इन इमारतों की तत्काल जांच करें, क्योंकि कल के रेड अलर्ट के बाद आज भी ऑरेंज अलर्ट है। बारिश से ऐसी कमजोर इमारतों को खतरा हो सकता है, जिससे कीमती जिंदगियों को नुकसान भी हो सकता है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। रोलिंग। तो आपने देखा किस तरीके से मलाड का हादसा हुआ, जिस पर अब जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि हादसा नहीं, मर्डर है। राम कदम ने बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे? मॉनसून की पहली ही बारिश में मुंबई का सच सामने आ गया। पानी पानी मुंबई बेहाल हो गई, लेकिन ये बस ट्रेलर है, क्योंकि अभी 48 घंटे मुंबई पर भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में तेज बारिश के साथ हाई टाइड्स का अलर्ट है। मॉनसून की पहली ही बारिश में मुंबई बेहाल हो गई। एक दिन में बरसात में ही मुंबई की पोल खुल गई।
सारे दावे धरे के धरे रह गए। फिर दिखा वही मंजर, फिर दिखी वही तस्वीर, फिर दिखी डूबी डूबी मुंबई। ऐसा लगा कि हर बारिश में मुंबई की यही नियत है, पानी पानी सड़कें, पानी में डूब डूब कर चलती गाड़ियां, डूब डूब कर चलते लोग। जो घरों में थे वो भी इस कहर से बच नहीं पाए। निचले इलाकों में घरों तक में पानी भर गया, कुछ कारें तो आधी डूब गई। कारण मीठी नदी भर गई है और उस वजह से ना बिल्डिंग में पानी आता है। क्या ये हमेशा का यहाँ पे पानी भर रहता है? हमेशा आता है। कितना पानी भरता है बिल्डिंग यहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है। पूरा ग्राउंड फ्लोर भर जाता है? हाँ, आधा भर जाता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कहाँ पे भेजा जाता है? वो अपना सेटलमेंट ऊपर ही करते हैं, ऊपर ही जाते हैं। ये बस ट्रेलर है। अभी 48 घंटे बारिश का अलर्ट है। आज भी तेज बारिश का अनुमान है। कल तो भारी बरसात का अलर्ट है। हाई टाइड्स और मुश्किलें बढ़ा सकता है। समंदर में करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हम इसके लिए वार्निंग जारी रखे हैं। अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए आप देखें तो ये जो मुंबई और एडजनिंग एरिया है वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकता है। मॉनसून से पहले सरकार से लेकर बीएमसी तक तैयारियों का खूब ढोल पीटती है, लेकिन बरसात होते ही ये कैसे फटता है आप खुद ही इसकी बानगी देख लीजिए। मुंबई से दिव्येश सिंह, मुस्तफा शेख के साथ विद्या, आज तक। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हाई टाइड का अलर्ट है, कितने बजे हाई टाइड की संभावना जताई गई है, किस तरीके से अब इसके लिए मुंबई तैयार है? क्योंकि कल हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे ने कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया था, क्या तैयारी है? नेहा, 12:17 पर 4.26 मीटर की हाई टाइड का अनुमान है। अब अगर उस समय तेज बारिश होती है मुंबई शहर में, सबर्ब्स में, तो फिर यकीनन मुंबई वासियों के लिए मुसीबत एक बार फिर से हो सकती है। आज भी खतरा है, ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, यानी तमाम एजेंसीज को स्टेट ऑफ अलर्ट पे रहना है। और सिटी और सबर्ब्स के लिए बीएमसी ने कहा है मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड जगह पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जिसको नाम दिया गया है, ये अगले 4 दिन तक है, यानी खतरा मुंबई वासियों के लिए अगले 4 दिन तक है। रेलवे ने बोला है कि वो तमाम मशीनरी के साथ पहले ही तैयार है, क्योंकि कल हमने देखा था सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स में भी पानी भर गया था। तो रेलवे आज बता रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कि वो अलर्ट मोड पे है। अब कल जब उद्धव ठाकरे ने वहां पर चीजों का जायजा लिया था तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्यादा अलर्ट हो गया है। फिलहाल तो बारिश नहीं है, तेज हवा भी चल रही है जिससे बादल छट गए हैं, लेकिन मानसून में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाई अलर्ट है, हाई टाइड आएगी 12:16 पर, तब देखना होगा स्थिति कैसी बदलती है। लेकिन मुंबई वासियों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आज के दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के सहारनपुर में नल पर सियासी गदर मच गया है। 40 साल पुराने नल को उखाड़ने पर ऐसा हंगामा बरपा कि कांग्रेस के 2 विधायक धरना देने आ गए, जबकि बजरंग दल ने तो थाने को घेरकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। सहारनपुर में एक नल पर इतना गदर क्यों मच गया? सड़क पर लगे 40 साल पुराने नल को क्यों काट दिया गया? क्यों एक नल के लिए कांग्रेस के विधायकों ने धरना दे दिया? क्यों एक नल के लिए बजरंग दल ने कोतवाली को ही घेर लिया? क्यों एक नल के लिए बजरंग दल ने जय श्री राम के नारे लगाए? क्यों एक नल के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ गई? क्यों एक नल के लिए कांग्रेस बजरंग दल के बाद भीम आर्मी भी आ गई?
सबसे पहले जिस नल को लेकर सहारनपुर में पूरा फसाद खड़ा हुआ है, उस नल के इर्द गिर्द की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नल को कटर से काटा गया है। ये सरकारी नल मोहल्ला मनिहारन में लगा हुआ था। यहाँ बाजार है, 2 दुकानों के बीच ये नल था। नल सड़क के किनारे लगा हुआ था। 40 साल पुराना ये नल बताया जा रहा है। ये नल कटना शुरू हुआ तो कांग्रेस के 2 विधायक इस नल को बचाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने हाईवे पर ही धरना देने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर तो बवाल और शुरू हो गया। राजनीति इस हद तक पहुंच गई कि कांग्रेस नल के पक्ष में और बजरंग दल नल के विरोध में खड़ी हो गई। बजरंग दल ने थाने का घेराव शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। न तो हिंदू का है न मुसलमान का है, ये इंसानियत का नल था, ये प्यार मोहब्बत का नल था, बेट की जनता का नल था। इसके लिए मैं वहां गया और मुझे बड़ा दुख होया। और मेरे से फिर मैं जब धरने पे बैठ गया, मेरे विधायक जी मेरे साथ थे, मेरे अध्यक्ष मेरे साथ थे, शान मसूद मेरे साथ था। उन्होंने वहां से आश्वासन दिया प्रशासन ने कि कल हम यही नल शुरू कर देंगे। वो नल शुरू करने की उन्होंने बात कही, लेकिन कल जब हिंदूवादी लोग उनके सामने वहां जाकर नल के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कौन सा लॉजिक था हनुमान चालीसा पढ़ने का? आप अपने घरों में पढ़िए, आप वहां पर जाकर एक माहौल खराब करना चाहते थे। धरने का थाने में कोई कार्यक्रम नहीं था। कल एक यहाँ नल प्रशासन ने एक व्यवस्था के तहत वो उखाड़ा, क्योंकि सड़क के बीच में आ रहा था। प्रशासन ने वो उखाड़ दिया और यहाँ के कुछ लोगों ने धरना, प्रशासन को दबाव देने के लिए यहाँ धरना दिया था कि प्रशासन हमारे दबाव में होगा, पुनः नल यहाँ लग जाएगा। तो हम केवल एक ज्ञापन देने के लिए कि वो नल वहाँ व्यवस्था को खराब कर रहा था, वो सड़क के बीच में था, वो नल उखाड़ दिया तो आपने ठीक किया। केवल ज्ञापन देने के लिए हम आए थे। हमारा कोई थाने में धरना देने का या कोई हमारा यहाँ औचित्य नहीं था। एसडीएम साहब ना हमारा ज्ञापन ले लिया, हम उसको अपना एक पाठ पढ़ा गया है। हाँ, तो एसडीएम साहब आ रहे थे इतना और बैठे हुए क्या करते? जैसे दूसरे लोगों का कहना है कि नल जो है 40 साल पुराना था, पहले कभी जो है यदि सड़क के बीच में आ रहा है, यदि वो 1000 साल पुराना था, सड़क की व्यवस्था को खराब कर रहा है, तो क्यों नहीं खड़ा जाएगा वो? पुलिस ने मुचलके पर कांग्रेस के विधायकों को फौरन छोड़ दिया, लेकिन तब तक नल की राजनीति और भी सुलझ चुकी थी। कांग्रेस ने बजरंग दल के बीच में आने पर बोलना शुरू कर दिया। ये पानी को हिंदू और मुसलमान न करें। ये लड़ाई ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, ये लड़ाई जनहित की है। पानी 60 साल से चलता हुआ नल क्यों रोक दिया गया, क्यों हटा दिया गया बिना किसी कारण के? आपने जाकर के सीधा कटर से उसको नल को काट दिया, जबकि वो जो नल का विरोध कर रहे हैं वो खुराना साहब, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन ये क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है, बिलावजा नाम दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये नल 60 साल पुराना है, 20 साल वो साधारण चला और 40 साल से नगर पंचायत के अंडर में है। नल सड़क किनारे लगा हुआ है, इसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट था, फिर इसे क्यों काटा गया? बजरंग दल का कहना है कि नल सड़क के बीच में आ रहा था, आने जाने वालों को दिक्कतें होती थीं, इसलिए इस नल को उखाड़ना जरूरी था। पुलिस जैसे चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गई और नल के पक्षधर और नल के विरोधियों को समझाने बुझाने में जुट गई। देखिए, निष्कर्ष अभी निकल रहा है और इस पर हम आगे इनसे बात करेंगे। कल इनसे कल दूसरा हैंडपंप लगेगा जो उसमें भी है, तो इसमें जो भी पूरी सर्वसहमति से जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो लिया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के द्वारा और जो मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन सबको बैठाकर जो भी परस्पर निर्णय इसमें डिसीजन निकलेगा वो हम। लेकिन नल का ये गदर तेज हुआ तो सहारनपुर में जन्मी भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर की पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी और भीम आर्मी ने भी इस नल को लगाने की मांग कर डाली। सवाल ये है कि क्या यूपी के चुनावों के मद्देनजर ये नल विवाद की जड़ बन गया और वोटरों को पानी पिलाने के लिए कांग्रेस और भीम आर्मी जुट गई? हालांकि प्रशासन ने विवाद को सुलझाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला और हैंडपंप को पुरानी जगह से 7 मीटर दूर लगाने का फैसला किया है। जो समय है, इस समय को जरा देखिए। जून का महीना चल रहा है, फरवरी में लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ये जो संयोग है वो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है।
इसीलिए सवाल उठता है जैसे ऐसे माहौल आते हैं, छोटी छोटी मुद्दों पर बड़ी सियासत। अब वो नल तो हट गया वहां से, उस नल को यहाँ लगाया जाना है 7 मीटर आगे। अब जिसकी ये दुकान है वो कह रहे हैं भाई मेरे घर के आगे नल क्यों लगाएंगे, अब इसको हटाई जाए। इनका कहना है कि मेरे घर के दूसरे हिस्से पर पहले ही नल है, आप 7 मीटर आगे यहाँ नहीं लगा सकते। अब आगे क्या उपद्रव होगा, क्या बवाल होगा, वो कोई नहीं जानता। अक्सर यूपी चुनाव के इर्द गिर्द सहारनपुर राजनीति की धुरी बनता है और इस दफा नल एक गदर कथा बन रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। साल का पहला सूर्य ग्रहण और आज 148 साल का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। दरअसल भारत में साल का पहला सूर्य ग्रहण सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। इसका समय बताया गया शाम के 5:52 पर। यहां पर आंशिक तौर पर देखा जाएगा सूर्य ग्रहण अरुणाचल प्रदेश, लेकिन शुरुआत इसकी 1:42 से ही हो जाएगी और ये 5:52 तक चलेगा। अरुणाचल प्रदेश वो प्रदेश जहां पर इसे देखा जा सकता है। 6:41 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। आज कई सारे बड़े संयोग हैं, 3 संयोग बताए जा रहे हैं। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, शनि जयंती है और वट सावित्री का व्रत भी आज ही है। 148 साल बाद पहली बार एक ही दिन सूर्य ग्रहण और शनि जयंती पड़ रही है। पौराणिक मान्यता यह है कि सूर्य और शनि में पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद की बात भी कही जाती है। वहीं चंद्र ग्रहण के 15 दिन के भीतर सूर्य ग्रहण लग रहा है। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण हुआ था और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष इनके अशुभ और शुभ प्रभावों को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। दस जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का अद्भुत संयोग बना रहा है। धर्म के जानकारों का कहना है कि 148 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। भारत में ये सूर्य ग्रहण अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में दिखाई देगा, शेष भारत में ये नहीं दिखाई देगा। इसीलिए सूतक के नियम शेष भारत में नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को दोपहर 1:42 से शुरू होगा, जो शाम 6:41 पर समाप्त होगा। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने बताया कि ये सूर्य ग्रहण किन लोगों के लिए अच्छा होगा और किन किन लोगों के लिए खराब। कृष्ण ग्रहित आत्मा जो भगवान के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित होंगे या हैं, उनके लिए अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। जो विमुख होंगे उन पर कुप्रभाव पड़ सकता है। कृष्ण ग्रहित आत्मा श्रीमद् भागवत का वचन है। भगवान के प्रति जो समर्पित होते हैं, भगवान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से छाने देते हैं, उन पर ग्रह नक्षत्र सब अनुकूलता का ही प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूलता का नहीं। भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कहीं ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए लोग शनि जयंती मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए शनि जयंती के दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। 10 जून को ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और शनि जयंती का विशेष संयोग भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आइए जानते हैं पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से। बहुत अच्छा असर होगा, बुरा असर नहीं होगा, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए और जहाँ तक बन सके अपने हित में, अन्यों के हित में जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। सकल विघ्न व्यापय नहीं वही राम कृपा कर चितवै जेहि। भगवान के प्रति शरणागत जो होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ग्रह नक्षत्र सदा उनके अनुकूल ही होते हैं। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्र को सौभाग्य और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस दिन वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है।
4 ग्रहों के एक राशि में होने पर चतुर्ग्रही योग बनता है। मान्यता है कि इस योग से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और परिवार के दुख दूर होते हैं। आज तक ब्यूरो। तो 15 दिन के अंतराल में आज दूसरा ग्रहण लग रहा है। पहले चंद्र ग्रहण हुआ और अब आज के दिन सूर्य ग्रहण। क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ रहस्य है? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का होना एक विलक्षण संयोग है। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यानी चंद्र ग्रहण के महज 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के मुताबिक जब 2 ग्रहण बहुत जल्दी जल्दी आते हैं तो इसका देश और दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का प्रभाव प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, बाढ़, समुद्री तूफान, भूकंप आ सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि जब 2 ग्रहण पास पास होते हैं तो इसका प्रभाव मनुष्यों पर भी होता है। सबसे ज्यादा इसका असर मन पर होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और सूर्य आत्मा का कारक है। इसीलिए ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य के पीड़ित होने पर उसका असर लोगों पर पड़ता है। ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति का मन कमजोर हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, फैसले गलत हो सकते हैं, समाज में असंतुष्टि का भाव बढ़ता है। 2 ग्रहण जल्दी जल्दी होने पर देश दुनिया पर भी असर होता है। कई देशों में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है। कहीं सत्ता को लेकर संघर्ष हो सकता है। राजनीतिक दलों में असंतुष्टि बढ़ सकती है। हालांकि भारत में इस ग्रहण का ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि 10 जून को लगने वाला ग्रहण पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा। ये बस अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं इसका सबसे ज्यादा असर होता है। जहां नहीं दिखता है वहां ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आज तक ब्यूरो। साल का पहला सूर्य ग्रहण और इसके साथ ही हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी खगोलीय घटना घटती है जिसकी वजह से सूर्य का ग्रहण होता है। क्या है वैज्ञानिकों का मानना, देखिए। आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। खास इसलिए भी क्योंकि भारत में तिथि त्योहार के हिसाब से आज शनि जयंती भी है, आज वट सावित्री व्रत भी है और आज ही ज्येष्ठ मास की अमावस्या भी है। लेकिन खगोल विज्ञान के लिहाज से भी सूर्य ग्रहण की अहमियत हमेशा मायने रखती है। विज्ञान हमेशा हर सूर्य ग्रहण से अपने ज्ञान भंडार और शोध में इजाफा ही करता है। भारत में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ज्योतिषी सूर्य ग्रहण पर बड़ी ही बारीक नजर रखते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में आज का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। ये खगोलीय घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने की वजह से ये कंगन यानी वलय के रूप में चमकता है। कंगन आकार से बने या फिर कंगन की तरह दिखने की वजह से ही इस सूर्य ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और चंद्रमा कभी तो ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और कभी धरती चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगी तो धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:42 पर शुरू होगा, जबकि शाम 6:41 पर यह खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे की होगी। हालांकि भारत में इसे बेहद कम जगहों पर देखा जाएगा। भारत में ये ग्रहण जो है आपको सिर्फ जो है आपके जो अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा हिस्सा है वहाँ पे आपको पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देगा, और जो आपका दूसरा जो है आपका जैसे जो गिलगित का इलाका है जो अभी पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान कब्जे में है, या ऊपर का जो इलाका वहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल दिखाई देगा। बाकी मेनलैंड इंडिया में कहीं भी ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में इसे अरुणाचल प्रदेश में शाम करीब 5:52 पर देखा जाएगा।
जबकि लद्दाख के इलाके में इस खगोलीय घटना का दीदार शाम करीब 6 बजे होगा। भारत में हालांकि सूर्य ग्रहण दिखने का इलाका बेहद सीमित और वक्त भी कम है, लेकिन दुनिया पर इसके असर को ज्योतिषी नकार नहीं रहे हैं। आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है। जो कुछ भी संसार के किसी बड़े हिस्से में घटता है उसका प्रभाव दूसरे राष्ट्रों के ऊपर में पड़ता है। अमेरिका, रूस और कनाडा, ये 3 मुख्य तौर पे इस प्रकार के राष्ट्र हैं कि जहां पर जो भी चीजें घटती हैं उसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पूरे संसार भर के अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। आज लगने वाला सूर्य पर ग्रहण चूंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है, लिहाजा खगोल विज्ञान से लेकर ज्योतिष विज्ञान को इसका बेसब्री से इंतजार है। भारत से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने उपकरणों के साथ तैयार हैं, क्योंकि अनंत ऊंचाइयों से ऐसी तस्वीर बार बार नहीं आती। आज तक ब्यूरो।